अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूके का विज़िट वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसको को अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आप साथ लगाएंगे तो आपका वीज़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगर आप यही प्रोसीजर फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह 95% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा हो जाएगा। तो बात यह है कि आई गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड टिप्स बट दिस इज़ नॉट द immigration advice. For the legal immigration advice you should contact any solicitor or any legal immigration firm. ओके जी। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे माशरे में एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि आप का अगर कोई दोस्त अजीज़ रिश्तेदार यूके में पहले से सेटल है, वो आपको स्पॉन्सर करेगा तो उसी सूरत में आप यूके जा सकते हैं या यहाँ यूके आ सकते हैं। तो बात यह है कि जो यूके का विजिट वीज़ा है ना, इसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप बगैर किसी स्पॉन्सर के, बगैर किसी दोस्त अजीज रिश्तेदार के एहसान के, आम लफ्ज़ों में आप खुद वीज़ा अप्लाई करके यूके विज़िट के लिए आ सकते हैं। उसका उसका एक प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पहले एक एक बता के फिर मैं उनको किस तरह पूरा करना है वो पूरी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कवर करूं। तो एक चीज़ पहले क्लियर आपने जहन में कर दें कि यूके के मैरिज वीज़ा के लिए, सेटलमेंट के लिए, या फिर अगर आप वर्क परमिट के लिए वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर का लेटर चाहिए होता है, उसका स्पॉन्सर चाहिए होता है। मैरिज सेटलमेंट वीज़ा के लिए आपको अपने स्पोज फियांसी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। विजिट वीज़े का लेट्स मेक इट क्लियर के उसके लिए आपको किसी के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करें तो आप खुद वीज़ा आप ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट, वकील, किसी को फीस दिए बगैर डायरेक्ट यूके का वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले तो इनकी रिक्वायरमेंट्स बेसिक देखते हैं, फिर उनको एक एक रिक्वायरमेंट को हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह पूरी की जा सकती है और आपका वीज़ा किस तरह हो सकता है। तो सबसे बेसिक चीज़ है वो है जी एप्लीकेशन फॉर्म। तो इनका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है और उसके बाद आपको लोकल वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर जाना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त 4 हैं। एक कराची है, लाहौर है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर है, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में। आपको जौन सा भी करीब पड़ता है और कन्वीनियंट है आप उसमें अपॉइंटमेंट बुक करके आपको जाना होगा वहाँ। इसका तरीका कार ये है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिट करना होता है। उसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप जिनके जो भी उनकी वीज़ा के वो क्वेश्चंस पूछेंगे, वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सबमिट करके तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो साथ लेकर वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर जाना होता है, जहां वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और फिर अपलोड करते हैं ब्रिटिश एम्बेसी को, या जो भी उनके वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनको भेजते हैं। तो सबसे पहली बात है जी कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। उसके लिए वेबसाइट है vfsglobal.com। वो ये मैं नीचे कमेंट्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है जी। तो इस पर आपने जाकर फॉर्म फिल करना है। उसके बाद है जी 2 फोटोग्राफ्स। आप एहतियात के तौर पर 2 अपने रिसेंट फ़ोटो बना लें, लेकिन ये वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर में वो खुद आपके फ़ोटोज़ खींचेंगे, ठीक है जी। तीसरी चीज़ है वैलिड पासपोर्ट। ये तो बेसिक पे ये जो चीज़ें हैं ये तो आप किसी भी मुल्क का मुल्क के का वीज़ा अप्लाई करने की बेसिक चीज़ें होती हैं। वैलिड पासपोर्ट जो है वो कम अज़ कम 6 महीने है उसकी डेट रहती होनी चाहिए, लेकिन यह है कि माहरीन कहते हैं जी कि कम अज़ कम 1 साल की उसकी वैलिडिटी हो, क्योंकि वो वीज़ा में देर सवेर हो जाती है तो उसकी कम अज़ कम वैलिडिटी 1 साल की होनी चाहिए। ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो सबसे अहम चीज़ है जिसके ऊपर आपका वीज़ा 95% रिलाय करता है, बल्कि 100% के है ना रिलाय करता होता, उनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से अगर आप
सॉरी इनमें से अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो ना आपने पूरी की हो तो वो वीज़ा नहीं होता। लेकिन जो वीज़ा का डिसीजन है ना, अगर आपने सारी पूरी की, वो आपका विजिट वीज़ा में रिलाय करता है। आपके जो तीसरी रिक्वायरमेंट है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस, कि फर्स्ट थिंग जो वीज़ा ऑफिसर या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर देखता है, वो ये देखता है कि यू आर नॉट द इकोनॉमिक माइग्रेंट, यू आर अ जेन्युइन विजिटर और द टूरिस्ट। आप एक जेन्युइन विजिटर हैं, आपके पास इतना सरमाया है कि आप यूके विजिट के लिए आना चाहते हैं। तो उसको ऑब्वियसली, अगर कोई सिर्फ कह दे जी फॉर्म में लिख दे कि मैं मेरे पास इतना पैसा है, मैं यूके जाना चाहता हूँ, तो दैट्स नॉट एनफ। आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ देना है। तो जो तीसरी रिक्वायरमेंट है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस, उसको पूरी करने की जो सबसे बेसिक चीज़ है वो देखी जाती है बैंक स्टेटमेंट। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कम अज़ कम यूके में वीज़ा इस बुनियाद पर नहीं हो जाता कि आपके अकाउंट में जी 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो वो वीज़ा ऑफिसर देखेगा और आपको स्ट्रेट वे वीज़ा दे देगा जी कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो ये वीज़ा इसको दे दो। ऐसा नहीं होता। वो ट्रेंड लोग होते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कोई जॉब ही यही चीज़ें चेक करना होती है कि ये इसने कहीं से बस इस पर्पज़ के लिए पैसे पकड़ पकड़ा के अकाउंट में तो नहीं रखे हुए कि सिर्फ वीज़ा हो जाए। आपने जो भी फाइनेंशियल, जो भी आपके बैंक में पैसे हों, उसको वो एक्सप्लेनेबल हों विद दी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपने उसका साथ डॉक्यूमेंट लगाना है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको अपनी पे स्लिप साथ लगानी है पूरी, कि आप फलां कंपनी में काम करते हैं, उससे आपकी इतनी सैलरी आती है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको अपने गुज़श्ता 3 साल के टैक्स रिटर्न्स आपने साथ लगाने हैं। अगर आपका नया बिजनेस है या जब तक के अवेलेबल हैं, वो आपको पूरी पूरी एक टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ लगाने हैं। तो ये मेक श्योर करना है कि स्टेटमेंट्स के साथ हर चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है कि जो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन आपने साथ करनी है कि इसमें ये ट्रांजैक्शन है और ये पैसे कहाँ से आए। ये इनके पे स्लिप्स वगैरह, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको टैक्स के डॉक्यूमेंट्स साथ देने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले ये होता था कि अगर आपका की कोई चीज़ कम हो तो आपको वो लेटर लिखते थे जी कि ये चीज़ आपकी कम है तो ये सबमिट करें, या फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट करके राइट ऑफ अपील देते थे। तो आपको जब अपील के प्रोसेस में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो रह गए थे वो आप सबमिट करा देते होते थे, या तो वो रिव्यू में या फिर कोर्ट में जाने से पहले आपका एक चांस होता था कि वो डॉक्यूमेंट्स जो रह गए वो दोबारा जमा कराए तो वीज़ा हो गया। अब ऐसा नहीं है, अब वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाए तो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, तो आपकी इस तरह फीस ज़्यादा हो जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रह रहे ना। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनकी आपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सारे साथ सबमिट करने हैं। उसके बाद है जी कि प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। देखिए पहले वक्तों में जब लोग कहते होते थे जी कि यूके से किसी ने स्पॉन्सर भेजा तो जी बंदा इंग्लैंड गया, तो स्पॉन्सर कोई फिजिकली सर्टिफिकेट नहीं होता था कि जिसको देख के वीज़ा ऑफिसर वीज़ा दे देता था। वो यही डॉक्यूमेंट्स से होते थे कि जो स्पॉन्सर करने वाला है वो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देता था और साथ प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देता था जी कि ये मेरा घर है, इसमें इतनी जगह है और इतने दिन के लिए मेरा फलां दोस्त अजीज रिश्तेदार आएगा और वो यहाँ रहेगा। ठीक है। इस केस में जैसा मैंने आपको बताया, चूंकि आप अपने आप को खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना है। अब बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको करना पड़ता है कि होटल बुक करवाना होता है, और जो आपने डेट्स लिखी हैं कि फलां डेट को मैं यूके पहुंचूंगा, उन डेट्स, उस जिस जो डेट आपने लिखी है उस डेट का आपने
फॉर एग्जाम्पल जिस एयरपोर्ट पे आपने आके रुकना है, जिस शहर में आपने आना है, उस शहर में आपने होटल बुक कराना है। तो उसके लिए आप booking.com पे जाएं और आप वहाँ कोई नज़दीक तरीन होटल बुक करवा लें। तो वो आपको जो बुकिंग है वो आपको ईमेल में भेजेंगे, आपने उसको प्रिंट करना है और साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा देना है। तो आपकी जो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन वाली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब मिसाल के कि आपने जो होटल बुक कराना है, ये नहीं कि जिसमें भी रूम अवेलेबल हो वो उसमें आपने बुक करा देना है। अब जो उसके ऊपर वो कास्ट पूरी लिखी होती है कि पर नाइट का रेंट कितना है। मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख की बैंक अपनी स्टेटमेंट लगा दी, तो उसमें आपने जो रूम बुक कराया उसका 1,000 पाउंड पर नाइट उसका किराया एक रात का। तो वो जो कि पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए बनता है। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने ये ये चीज़ करनी है कि चूंकि आप पे तो नहीं ना कर रहे, सिर्फ आपने बुक करवाना है। तो उसमें आपने मेक श्योर करना है कि जो जौन सा भी होटल आप बुक करवाएं वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से मैच करता हो, वो आपकी माली जो हैसियत आपने लगाई है साथ उससे मिलता जुलता हो। तो सबसे आसान तरीका ये है कि बेड एंड ब्रेकफास्ट बुक करवा लें, वो थोड़ा सा सस्ता होता है। तो ये चीज़ है कि जो जब होटल, एक तो होटल बुक करवाना होता है और दूसरा ये है कि वो आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ मैच करता हो। तो इसमें यह है कि वो आपसे पैसे नहीं लेते पहले। अगर आपका वीज़ा हो जाता है, आप टिकट बुक करवाते हैं, तो आपको उनको पहुंचने से हफ्ता पहले पे करना पड़ता है, नहीं तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाती है। तो अगर आपका वीज़ा नहीं होता तो आप फिर तो वैसे भी आपका ऑनलाइन जाकर booking.com पर कैंसिल कर सकते हैं। तो आपकी प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। नेक्स्ट आ गया, आपने एक पूरा ट्रैवल प्लान उनको बताना होता है कि आप कितने दिन यूके आना चाहते हैं, कितने दिन यहाँ रहना चाहते हैं, तो आपने किन किन शहरों में घूमना है, कहाँ कहाँ रहना है, वो पूरा आपको बताना होता है। तो इसमें भी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जी कि वीज़ा 6 महीने का ही देते हैं वो, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करें तो आप कहें जी कि आप 14 डेज़ के लिए यूके आना चाहते हैं। तो आपने 14 डेज़ का पूरा प्लान, एक उनको एक वीज़ा फॉर्म के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की सेक्शन होती है उसमें जाकर आपने पूरा प्लान आपने उनको देना है जी कि आप मिसाल के तौर पर आप लंदन हीथ्रो आ रहे हैं, तो आपने बताना है जी कि मैं हीथ्रो फलां डेट को पहुंचूंगा। उसके बाद जो फलां डेट यानी कि जो डेट आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी है उसी डेट के हिसाब से आपका होटल बुक है, और आपने फलां होटल में इतने दिन रहना है और इन इन जगहों पे जाना है। फिर अगर आपने कहा जी कि मैं 5 दिन लंदन में रहूँगा, तो लंदन में होटल बुक करवाना है 5 दिनों का। बाकी उसी तरह booking.com पर जाकर आपने बाकी जो 2-3 शहर लिखेंगे उनमें भी होटल उसी तरह बुक करवाने हैं। उनकी आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कोई बुकिंग फ़ी नहीं देनी पड़ती, आपको बुकिंग ईमेल में आ जाएगी। तो वो आपने प्रिंट करके साथ लगानी है। फॉर एग्जांपल आपने 14 डेज़ का यूके में स्टे बताया, तो 5 दिन के लिए आप लंदन में होटल बुक करा दें। 5 दिन अगर आपने कहा कि मैं बर्मिंघम में रहना है 5 दिन, तो बर्मिंघम के किसी होटल में बुक करा दें। और 5 दिन आपने रहना है ब्रेडफोर्ड में, तो ब्रेडफोर्ड के 5 दिन के लिए आप होटल बुक करा दें। सॉरी, 4 दिन के लिए, अगर आपको 14 डेज स्टे है। ये होगी जी कि ट्रैवल प्लान की डिटेल वाली सेक्शन भी पूरी होगी। उसके बाद है जी टीबी टेस्ट, ये तो लाजमी है, ये अगर आप ये सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन ही नहीं लेंगे। तो इसके लिए आप अपने लोकल जो वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर है कैरिस फेडेक्स का, उनको फ़ोन करके आप मालूमात ले सकते हैं कि कौन से अस्पताल का टीबी टेस्ट है, या कौन से लेबॉर्ट्री का टीबी टेस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं। वो वहाँ से टीबी टेस्ट अपना करा कर तो आप जाएंगे जिस दिन वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर में अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के लिए, उस दिन आप अपना टीबी टेस्ट का भी
सर्टिफिकेट साथ लेके जाएं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन का ये है कि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक भी जो फिंगरप्रिंट्स हैं अपने सबमिट कराने होंगे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यूके, आप पहले नहीं आए, तो आपको पहली दफ़ा 6 महीने से ज़्यादा वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। मर्जी तो ज़ाहिर बात है आपकी अपनी है, यानी कि जनरली लोग यही समझते हैं कि पहली दफ़ा अगर आप इतना लंबे अरसे के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद है जी कि फ़ीस आपने अराउंड मेरे ख्याल में 95 पाउंड फ़ीस है, तो वो आपने आइदर ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई उस पर जाकर, तो या फिर आप अपने लोकल बैंक में जाकर जमा कराकर साथ रसीद लेकर जा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट साथ लगाया तो जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो उसकी लाजमी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन साथ लगानी है। उसके बगैर अगर आपने वो नहीं लगाई तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो हैं जी कि बेसिक जो चीज़ें हैं, अगर आप यही सबमिट कराएं तो आपके 95% चांसेस हैं कि आपका यूके का वीज़ा हो जाएगा। उसके अलावा जी अगर आपके के नाम पर कोई गाड़ी है तो गाड़ी को आप गाड़ी के जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ मेंशन कर दें। इससे ये साबित होता है कि बंदा ठीक ठाक है, अफोर्ड करता है यूके का विज़िट अफोर्ड करता है। तो उसका आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिंक भी दे सकते हैं कि फ़लाँ वेबसाइट पर जाकर आप इस गाड़ी को वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे नाम पे है। ये एडिशनल चीज़ें जो आप साथ सबमिट कर सकते हैं। तो यही है जी वीज़ा एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस, सारे डॉक्यूमेंट्स यही हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को इसी तरीक़ा के साथ सबमिट करें तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा हो जाएगा। तो अल्लाह करे अगर आपने अप्लाई किया तो आपका वीज़ा हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।